नमस्ते दोस्तों। हम ये अपॉइंटमेंट लेटर पार्ट 3 बना रहे हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ-साथ हमें कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयी से जॉइनिंग के टाइम पे लेना चाहिए। आपका स्वागत है पंच टू पे चैनल में और हम इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक, उन लोगों तक, उन दोस्तों तक, उन माताओं-बहनों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि वो कैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मैनेज करें। इवन उन्होंने एचआर में कोई मास्टरेट नहीं किया हो या एचआर में बहुत सालों तक नौकरी नहीं की हो, फिर भी वो एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा काफ़ी अच्छा कमेंट आ रहा है, लोग मुझे काफ़ी अच्छा सजेशंस दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सजेशंस दिए, कॉल किए और लाइक किया, सब्सक्राइब किया और इस नॉलेज का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमने 2 वीडियो बनाई थी। पहला पार्ट 1 बनाया था कि अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत क्यों है, अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होना चाहिए, और एक ड्राफ्ट अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या-क्या मेंशन होना चाहिए। हम रीकैप कर लेते हैं फास्ट तरीके से। अपॉइंटमेंट लेटर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कंपनी किसी भी तरीके की कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, आपके कंपनी में अपॉइंटमेंट लेटर होना मैंडेटरी है। और अपॉइंटमेंट लेटर एज सून एज पॉसिबल हो सके तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एम्प्लॉय को दीजिए, उससे सिग्नेचर कराइए, जिसमें हर टर्म एंड कंडीशंस, चाहे वो एम्प्लॉय की सैलरी की बात हो, चाहे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात हो, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है उसकी बात हो, और चाहे उसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मेंशन होती है उसके अंदर कि एक एम्प्लॉय का राइट्स क्या है, एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दोस्तों, ये राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चैप्टर है, इसको मैं छोटी 5 मिनट में नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। राइट्स एम्प्लॉयज़ के हैं, सैलरी एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कंपनी में काम करने के लिए। एम्प्लॉय के राइट्स हैं कि उसको पे स्लिप्स मिले एज पर एक्ट, एज पर लॉ। एम्प्लॉय की राइट्स हैं कि उसका अगर कंपनी की कोई भी बेनिफिट्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, लीव्स हैं, उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको बेनिफिट दिया जाए। और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंचुअलिटी है, ड्यूटीज़ करे अपनी और कंपनी के लिए लॉयल्टी रखे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसके बारे में बातचीत फिर दोबारा करेंगे। कम बैक टू दैट, फिर हमने डिस्कस किया कि अपॉइंटमेंट लेटर का लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिस लैंग्वेज में एम्प्लॉय समझता है, एम्प्लॉय को समझ में आती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कोर्ट में ये मैटर बहुत बारी गई हुई है कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर सिग्नेचर कौन कौन करे। तो एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो जिसका बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन के थ्रू उसको अथॉरिटी दी गई हो, या खुद डायरेक्टर हो। पहले तो खुद डायरेक्टर ही साइन किया करते थे, फिर बाद में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को दिया गया, और वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स के हेड होते हैं या जो सबसे सीनियर होते हैं, उनको ये बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन के तहत पावर ऑफ सिग्नेचर दी जाती है, एक रिजोल्यूशन पास करके जिसके तहत वो साइन करते हैं हर कंपनी के डॉक्यूमेंट पे। और एम्प्लॉय के सिग्नेचर मस्ट हैं, हर पेज पे साइन कराइए अगर मल्टीपल पेज हैं तो, और उस लैंग्वेज में साइन करवाइए जिस लैंग्वेज में एम्प्लॉय समझता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ दोस्तों और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या अपॉइंटमेंट लेटर एक दे देने से काम हमारा हो जाएगा, या उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ हमें एम्प्लॉय की केवाईसी, नो योर कस्टमर, केवाईसी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आधार, पैन और बैंक। आधार की कॉपी साइन किया हुआ एम्प्लॉय का, पैन की कॉपी एम्प्लॉय का सिग्नेचर किया हुआ, ताकि आपने उसको चुराया नहीं है, आपको उसने दिया है। और हो सके तो उस पर यह भी लिखवाइए कि दिस ऑफर लेटर, दिस आधार और दिस पैन नंबर विल बी यूज फॉर ऑफिस पर्पस ओनली। सो दैट आजकल ये भी हो रही है कि आपकी पैन और आधार की कॉपियाँ मार्केट में चली जा रही है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आने स्टार्ट हो जा रही है, इसलिए वो भी आप उस पर लिख सकते हैं। आधार पैन की ओरिजिनल वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। कंपनी का एचआर कह सकता है कि आप ओरिजिनल पैन निकाल के मेरे को दिखाओ, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको कहीं पीडीएफ में, कहीं कन्वर्टर से आप बना करके लेके आओ, या किसी और का था नाम बदल के आपने ला के हमारे को दे दिया। सो उसमें आधार, पैन और बैंक होना बहुत ज़रूरी है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड में, अपने डिपार्टमेंट ईएसआईसी में आधार, पैन और बैंक को अब धीरे धीरे मैंडेटरी कर रही है।
उसके बाद आधार पैन के बाद सबसे पहली ज़रूरत है कि एक एम्प्लॉई की हैंडराइटिंग में उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, क्योंकि एम्प्लॉई ने जो आधार दिया है, एम्प्लॉई जो पैन दिया है, एम्प्लॉई ने जो बायोडाटा दिया हो सकता है वो पुराना हो। उससे बचने के लिए कि आज की डेट में उसकी क्या स्टेटस है, उसकी मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली मेंबर कौन-कौन है, वो मेंशन कराना चाहिए। दोस्तों, जब एम्प्लॉई ने अपनी सिग्नेचर कर दिया तो एम्प्लॉई का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एम्प्लॉई के फाइल में आइडेंटिफिकेशन के लिए, दोस्तों भगवान ना करे कल उसको कुछ हो जाए तो वो कौन हुआ करता था, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो एक फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी होता है, प्लस फ़ोटो एक एम्प्लॉयी आईडी बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है, जिससे कि एम्प्लॉयी का विजिटिंग, एम्प्लॉयी अगर बिज़नेस पर्पसेस से बाहर जाता है या अपने ऑफ़िस अगर आपका बड़ा है या छोटा है, ऑफ़िस के अंदर वो रहता है, तो उसकी एक आईडी प्रूफ आईडी होती है। उसके साथ-साथ दोस्तों, आपको बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि वो एम्प्लॉयी पहले स्टैट्यूटरी मेंबर था या नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल ईएसआईसी का फॉर्म नंबर 1, उसमें आपको पूरी फैमिली की डिटेल, अपनी यूएएन जो ये आईपी जो इंश्योर्ड पर्सन का डिटेल होता है वो, प्लस यूएएन प्रोविडेंट फंड का, माफ़ कीजिएगा, प्रोविडेंट फंड का यूएएन के लिए फॉर्म 2 और फॉर्म 11 भरवाना ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रेच्युटी के अंदर, क्योंकि ग्रेच्युटी जो होती है वो हर एम्प्लॉय को मिलता है, इसके अलावा ग्रेच्युटी के अंदर भरवाने के लिए उसके पास भी एक होता है, वो है फॉर्म एफ, वो भरवाना बहुत ज़रूरी है। अब हमने 3 फॉर्म की बात करी, उसके साथ-साथ हम एक नॉमिनेशन फॉर्म की भी बात करते हैं कि अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके लिए एक फॉर्म एफ भी भरवाना चाहिए, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाना चाहिए अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कि उसकी जो सैलरी है वो किसको देनी है, किस व्यक्ति को देनी है। और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नॉमिनेशन आप फ्री हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर को डाल सकते हैं, आप उसमें परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, 50%, 25% डिसाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो आप 100% डिसाइड कर, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई नहीं है या आप नहीं देना चाहते हैं तो आप बाहर वाले को भी दे सकते हैं, बट ये कोशिश करिएगा कि वो डिस्प्यूट का कारण ना बने। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारी नॉमिनेशंस भी कंप्लीट हो गई, फिर हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी क्वालिफ़िकेशन का जो डॉक्यूमेंट है, जिस बेस पे बायोडाटा में उसने इस जॉब को पाया है, उसकी मैट्रिकुलेशंस, उसकी इंटरमीडिएट, उसकी ग्रेजुएशन की, या कोई टेक्निकल अगर डिग्री उसने कर रखी है तो उसकी आपको कॉपी लगानी चाहिए, उससे आपको सहयोग मिलेगा दोस्तों। हम आगे अब बढ़ते हैं, इसके बाद जो है उसका पिछली कंपनी का रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता चले कि वो किस दिन को उस पिछली कंपनी को छोड़ा है। तो दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए हमने बातचीत करी, अपॉइंटमेंट लेटर की सेट की बात करी, और ये सेट आपको बहुत फ़ायदे देंगे। ये एम्प्लॉय के पूरी लाइफ साइकिल के दरमियान या एम्प्लॉय के जाने के बाद भी अगर एम्प्लॉय के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो ये डॉक्यूमेंट बहुत जानकारी देंगे, और ये एक लीगल प्रूफ भी है, और इसका मेंटेन करना, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दोस्तों, बीइंग एज अ ओनर, बीइंग एज अ प्रमोटर, बीइंग एज अ डायरेक्टर, बीइंग एज अ कंपनी ओनर, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इससे आपकी जानकारी पूरी होगी। कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, आप बेहिचक मुझे दे सकते हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ। मैं खुद भी जॉब करता हूँ, जो भी मुझे चैलेंजेस नज़र आती है, जो मुझे लगता है कि एक न्यूकमर को बतानी चाहिए, एक प्रैक्टिस करने वाले एचआर को बतानी चाहिए, वो मैं बेहिचक आके आपको बताता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।